What does it mean to be an Indian? What does it mean to be a nationalist in Kashmir? उन्होंने इसको इतना डार्क गिराया दिया जो अभी तक कंफ्यूजन में ही है। कहीं न कहीं जो कॉमन लोग हैं, जो वहाँ के लोग हैं, उन्हें ये हमेशा लगता है कि शायद इंडियन स्टेट ही हमें अपना नहीं मानते। अगर आप कहते हैं कि शेख अब्दुल्ला दिल्ली और कश्मीर के फासले की जिम्मेदारी शेख अब्दुल्ला लेते हैं, तो उन्होंने ऐसा क्या करा? Whether it was a Sheikh Abdullah or somebody else as a leader, he should be held accountable and responsible. So Sheikh Abdullah Saab is directly responsible to create that division and to create that confusion. If you are in it, you have a chair, you are fine with everything. You don't have a chair, you will start propagating different nationalism. कश्मीर की मिलिटेंसी की स्टार्टिंग को 80s से नहीं रिलेट करा जाना चाहिए, कुछ चीज़ें पहले भी होती वो पॉलिटिकल वैक्यूम की वजह से जो पॉलिटिकल ग्रे एरिया क्रिएट किया गया था, हमारी जो मिलिटेंसी थी, इट वाज नॉट रिलीजियस ड्रिवन अर्लियर। ये मजहब को लेके स्टार्ट नहीं करी गई कि पाकिस्तान के इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इसको कैसे फ्रॉम एक पॉलिटिकल मूवमेंट से कन्वर्ट किया गया इनटू ए रिलीजियस फ्रीडम स्ट्रगल। है। आपके पर्सपेक्टिव में जो जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए थे, उनमें ऐसा क्या हुआ था और किस लेवल पे उनमें गड़बड़ हुई जो लोगों ने डिसाइड कर लिया कि या फिर आईएसआई को एक मौका मिल गया? मेरे हिसाब से सिर्फ वो एक इलेक्शन इतना रिएक्टिव नहीं हो सकता था कि आपकी इतनी लेवल पे विद इन अ ईयर मिलिटेंसी अरूज पे आ जाएगी। यस, दैट कैन बी एन फैक्टर। ओके। बट इसके जो सीड्स थे वो पहले से यू हैव कश्मीर इन यूएन विद पाकिस्तान, यू हैव दिल्ली एग्रीमेंट, यू हैव शिमला एग्रीमेंट, आपके ये सारे एग्रीमेंट्स हैं, तो कुछ तो था। क्या आईएसआई एक्टिव है कश्मीर में? आईएसआई हैज बीन एक्टिव सिंस देयर क्रिएशन इन जी, जी, कश्मीर। जी। कश्मीर इज द लेबोरेटरी फॉर देम। कुछ साल पहले की बात है, एक पुलिस ऑफिसर थे जो पकड़े गए थे कि उन पे इल्ज़ाम लगा था कि उनके टेररिस्ट्स के साथ लिंक्स हैं। अ पर्सन हु इज आइडेंटिफाइंग, हम्म, जो अरेस्ट कर रहा है द पर्सन हु इज इन्वॉल्वड इन द पार्लियामेंट अटैक, हम्म। वही बंदा पकड़ा जाता है अलॉन्ग विद द मिलिटेंट्स। वो मिलिटेंट भी जिंदा है और उसी की गाड़ी में पकड़ी जाती है। दिस इज नॉट अ वन। कश्मीर में प्रॉब्लम को डील करने के लिए दो मेन अप्रोचेस को हमने देखा। एक था कुछ साल पहले तक जिसको कहते थे दुल्लत मॉडल। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक नया मॉडल निकल के आता है जिसमें एक मुख्य भूमिका हमारे सर्विंग नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डोवल साहब की रहती है। जो लोकल सपोर्ट पहले मिल रही थी, हम्म, वो लोकल सपोर्ट बेस है ही नहीं। वी यूज्ड टू बी द फ्लैग बेरर्स ऑफ सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी, सेपरेटिज्म, फ्रीडम स्ट्रगल। वो अखबारों में आके माफिया मांग रहे हैं। हम्म। शैला राशिद नाम की एक एक्टिविस्ट थी, तो बहुत इंडियन स्टेट के खिलाफ बोला करती थी। प्रो जी, एस्टेब्लिशमेंट, जी। प्रो मोदी। ठीक है, वो जब हुआ, वो कितना आइडियोलॉजिकल उसका बदला, या उसके सर्कमस्टेंसेस थी या मजबूरी थी, क्योंकि शैला इतनी बड़ी लीडर तो नहीं थी, किसी हाँ। पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं थी। ठीक। उसको उसके लिए पॉलिटिक्स, आई थिंक द फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट जेन हम्म, लड़की थी, फीमेल थी। तो वो शुरू हुई, उसके बैक एंड में उतना मुझे नहीं लगता कि इतना ठीक। सपोर्ट भी था कि भाई 10-15 लीडर उसके साथ में खड़े थे। हम्म, ठीक है, और फिर उसके साथ जो एफआईआर्स, यूएपीए, बाकी सब चीज़ें हो रही थी। फारूक अब्दुल्ला साहब की बात करें तो एक तरफ तो सेंटर को लेके बड़ी कड़ी लाइन लेते हैं जब पावर में नहीं होते हैं, लेकिन इसी के साथ साथ कभी कभी वो माता के जगराते में भी जा रहे होते हैं। तो वो ऐसा सब करते हैं ये दिखाने के लिए कि भाई मैं तो पार्ट में ही हूँ, लेकिन I see the biggest disaster for Jammu and Kashmir and Jammu and Kashmir as a state. It is a family. It is the Abdullah family. वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ जनमन गण। मेरा नाम है प्रतीक और आज हमारे साथ हैं आसिफ अब्दुल्ला। आसिफ अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर से आते हैं और आसिफ अब्दुल्ला कश्मीर में पीस एक्टिविस्ट, इंडिपेंडेंट रिसर्चर और पिछले 15-20 सालों से कश्मीर के गांव-गांव में, हर कस्बे में जाके इन्होंने बड़ी गहराई से काम करा है और कश्मीर के सोशल और पॉलिटिकल सेटअप को बहुत बाखूबी समझते हैं। आज हम आसिफ भाई से बात करेंगे कश्मीरी पॉलिटिक्स पर। बहुत से ऐसे कन्फ्यूजन्स हैं, बहुत से ऐसे जवाब हैं जो हमें कश्मीर को लेके मिलते नहीं हैं, क्योंकि जब भी हमें ऐसा लगता है कि सरकार कश्मीर का सरकार कश्मीर का सॉल्यूशन निकालने वाली है, तब कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि हम फिर से पुरानी चीज़ों पर पहुंच जाते हैं और एक लंबा सिलसिला टेंशन्स का शुरू होता है। तो ये एक वेव है, ये एक सर्कुलर हमें समझ में आता है कि ये एक इशू है जिसमें अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं लेकिन बुरी चीज़ें भी हो रही हैं। और ये कैसे, जैसा हम कहना चाह रहे हैं कि कश्मीर इज़ नॉट अ ब्लैक एंड व्हाइट केस, कश्मीर एक ग्रे एरिया है और इन्हीं ग्रे एरियाज़ को समझने के लिए हम आसिफ भाई के साथ आज इस पॉडकास्ट का आगाज़ करते हैं। तो थैंक यू सो मच आसिफ भाई। तो शुरू करते हैं हम पहले सवाल से। कश्मीर में नेशनलिज्म या राष्ट्रवाद की परिभाषा क्या है और उसको परिभाषा देने वाले जो थे वो आज हीरो हैं या विलेन हैं, उनकी क्या आइडेंटिटी है? और ये ब्लैक एंड व्हाइट आंसर नहीं है, इसमें बड़े सारे ग्रे एरियाज हैं और इसीलिए
आज हम आसिफ भाई के साथ बैठे हैं। तो आसिफ भाई, आप ये बताइए कि कश्मीर में व्हाट डज इट मीन टू बी एन इंडियन, व्हाट डज इट मीन टू बी अ नेशनलिस्ट इन कश्मीर, और क्या ये डेफिनेशन कंट्रोवर्शियल डेफिनेशन नहीं हुई है पिछले 70 सालों में? थैंक यू प्रतीक, मुझसे सवाल पूछने के लिए, चूँकि बात हो रही है कश्मीर पे, जो बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड इशू बना हुआ है। और आज भी बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिनके जवाब लोगों को नहीं पता, जिनके बारे में लोग नहीं समझ पाते हैं। अगर हिस्ट्री, ज्योग्राफी देखेंगे, बहुत सारे राइटर्स, बहुत सारे ऑथर्स, बहुत सारे हिस्टोरियंस ने कश्मीर के बारे में लिखा है। सो अभी जो आपने ये नेशनलिज्म का कंसेप्ट, जो कश्मीरी नेशनलिज्म का कंसेप्ट है, जिसका सारा श्रेय हम शेख साहब को देते हैं, कि जो कश्मीरी नेशनलिज्म को लेके अ, अपनी पॉलिटिक्स स्टार्ट किए हैं, अपने पॉलिटिकल कैरियर को उरूज पे लिया है। और उन्होंने इसी नेशनलिज्म के कंसेप्ट को इतना ज़्यादा, जो मेरे एनालिसिस के हिसाब से, जो जितना मैं उनको समझ पाया हूँ, पढ़ पाया हूँ, उन्होंने इसको इतना डार्क ग्रे एरिया, जो अभी तक कन्फ्यूजन में ही है। सो लोग वहाँ पे पहले भी इंडियन स्टेट को ही एक्सेप्ट करे थे। जब एक्सेशन हुआ तब भी इंडियन स्टेट को एक्सेप्ट करे थे। और मुझे लगता है आज भी इंडियन स्टेट को वैसे ही एक्सेप्ट कर रहे हैं। और कहीं न कहीं जो कॉमन लोग हैं, जो वहाँ के लोग हैं, उन्हें ये हमेशा लगता है कि शायद इंडियन स्टेट ही हमें अपना नहीं मान रही। जो एक ब्रिज, एक जो गैप बनाया रखा था, वो वहाँ के लोकल मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस ने जिस तरह से इसको मिसहैंडल किया था, कि अपनी पॉलिटिकल स्टैचर और अपनी उस कुर्सी को बनाए रखने के लिए। ये मेरी क्रक्स और मेरी एनालिसिस है अबाउट दैट नेशनलिज्म। हर एक इंसान प्राउड होता है कि आप जिस शहर से आते हो, उस शहर से, ऑब्वियसली मैं कश्मीर से आता हूँ, मेरे लिए कश्मीर बहुत क्लोज है, बट एट द सेम टाइम आई एम एन इंडियन सिटीजन, मैं हिंदुस्तानी हूँ। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो एक्सेशन एग्रीमेंट है वो तक कह रहा है। ठीक है, उस सिटीजनशिप, उस आइडेंटिटी को प्रिजर्व किया जा रहा है, जैसे साउथ इंडियंस के अपने आइडेंटिटीज है। और इंडिया है ही स्टेट वैसी, कि जिसमें बहुत सारे कल्चर्स है, बहुत सारे आइडेंटिटीज है, बहुत सारी लैंग्वेज, और हर एक इंसान उस पर प्राउड है। लेकिन इसको पॉलिटिकल जो कलर दिया गया और जिसको मिसयूज किया गया, वो वहाँ के मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स, जिसकी शुरुआत शेख साहब ने की, जो मैंने, मेरे हिसाब से। चलिए, अब मैं इस पे एक और छोटा सा सवाल आपसे मैं पूछता हूँ कि अगर ऐसा ही है, उसी के साथ एक और सच्चाई भी ये है कि जब फ्रीडम मूवमेंट चल रही थी, तो बहुत लोगों का ये मानना है कि कश्मीरियों को उनकी आइडेंटिटी, उनको ये बताना कि आपको किससे आपको बाहरी ताकतों से लड़ना है, ये तो शेख अब्दुल्ला ने ही बताया था। अब वो पॉलिटिक्स और आज का ऐसा टाइम जिसमें एक बड़ा तबका है कश्मीरियों का जो शेख अब्दुल्ला को गालियां देता है, तो ये प्रॉब्लम की शुरुआत कहाँ से हुई? और ये, अगर आप कहते हैं कि शेख अब्दुल्ला दिल्ली और कश्मीर के फासले की जिम्मेदारी शेख अब्दुल्ला लेते हैं, तो उन्होंने ऐसा क्या करा जो यस, इतनी यही मुसीबतें आ यहीं गई? से ग्रे एरिया शुरू होता है, और अच्छा। यही आपका जो सवाल है, जो जिसका मैं जवाब देने की कोशिश कर रहा जी था। अब यहाँ से आता है कि भाई, शेख साहब ही थे जो प्रमोट प्रमोट और प्रोपगेट कर रहे थे जी जी जी। इंडियन नेशनलिज्म को। और यहीं पे सवाल आता है कि वही सेल्फ रूल की मांग कर रहे थे। हम्म। तो यहीं से, यही तो ग्रे एरिया है। अच्छा। सो वाज ही रियली क्लियर विथ हिज थिंकिंग एंड आइडियोलॉजी, हम्म। कि वेयर ही वांट्स टू स्टैंड? हम्म। और जो हम कह रहे हैं वो प्रोपोगेट कर रहे थे, हम्म। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन वाज साइनड बाय महाराजा। हम्म। सो शेख अब्दुल्ला साहब का जो रोल है, दैट इज डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, वो दैट इज नॉट विजिबल। बट यस, ही वाज इन्वॉल्वड इन दैट प्रोसेस। हम्म। सारे हिस्टोरियंस ने, सारे राइटर्स ने, सारे ऑथर्स ने यही सब तो लिखा है। हम्म। बट अगेन, जब यहाँ कंफ्यूजन और इसकी बात आती है, हु इज रेस्पॉन्सिबल, whether it was a Sheikh Abdullah or somebody else as a leader, he should be held accountable and responsible. So Sheikh Abdullah Saab is directly responsible to create that division and to create that confusion. हम्म। If you are in it, you have a chair, you are fine with everything. You don't have a chair, you will start propagating हम्म। different nationalism. 1980 के दशक में शेख अब्दुल्ला का इंतकाल हो जाता है, और लेट एटीज़ तक आते आते कश्मीर में हम देखते हैं कि एक बड़े लेवल पर इंसर्जेंसी की शुरुआत हुई। हज़ारों कश्मीरी लड़के बॉर्डर पार करते हैं, आर्म्स ट्रेनिंग लेते हैं, और ये वही टाइम है जब अफ़गान जिहाद भी अपने उरूज पर था और ख़त्म हो रहा था। अब एक तबका ये भी मानता है कि कश्मीर की मिलिटेंसी की स्टार्टिंग को 80s से नहीं रिलेट करा जाना चाहिए, कुछ चीज़ें पहले भी हो चुकी हैं। क्या आप इस चीज़ को मानते हैं कि आपको ये लगता है कि वाक़ई में 1980s ही एक नहीं, इन्फ्लेक्शन पॉइंट है? यहीं से, यही अगेन
things go back to Sheikh Abdullah Saab's politics. You have a partition of Jammu and Kashmir. जी Some writers say that Sheikh Saab was responsible because he was not more popular leader in the Jammu region and Pir Panjal region, so in Mirpur. So इसका पार्टीशन ही ऐसे करा गया कि पार्टीशन में भी ऐसा ही माना जाता है कि भाई अगर इंडियन स्टेट ने पाकिस्तानी जो इंसर्जेंट्स थे जो काबिल से आए थे उन्हें अगर वो बारामूला से पार करा सकते तो मुजफ्फराबाद से आगे भी तो करा सकते थे तो उन्हें क्यों वहां रोका गया और वहीं तक क्यों ये चीजें हुई सो उसमें एक जो ये है कि मोस्ट एनालिस्ट्स बिलीव करते हैं कि शेख साहब को चाहिए था कि कोई उसका अपोनेंट कोई बड़ा पॉपुलर लीडर जम्मू कश्मीर में ना रहे जो उसकी अथॉरिटी को चैलेंज करे बिकॉज ही वॉज नॉट मच पॉपुलर लीडर इन दैट रीजन इन द मुस्लिम एरियाज ऑफ मीरपुर पीर पंजाल जम्मू सो वो एक उसको जो थ्रेट था उसके लिए भी उसको रेस्पॉन्सिबल रखा जाता दैट अगेन नाउ कमिंग टू द मिलिटेंसी एवरीबॉडी थिंक्स दैट ये सब कुछ 90s में हुआ रिगिंग हुआ और वहां से शुरू हुआ बट अगेन अभी रिसेंटली एक अली मोहम्मद वटाली ही इज नोन एज वेरी क्लोज कॉन्फिडेंट ऑफ अब्दुल्लाह वो खुद कहते हैं कि भाई जिस शेख साहब जेल गए तो 2-3 टेरर के इंसिडेंट्स हुए जिनको पकड़ा गया वो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो लेजिस्लेटर्स थे उनके बच्चे थे और पढ़े लिखे थे और जब शेख साहब जेल से रिलीज होते हैं उन सब लोगों को गवर्नमेंट जॉब्स में अकोमोडेट करा जाता है और उनका फिर पता ही नहीं चला सो रूट्स ऑफ मिलिटेंसी जो शुरू हुए थे वो शेख साहब के ही टाइम पे अगर सेकेंडली ही वॉज अ प्राइम मिनिस्टर ही वॉज जेल्ड बाय द सेम गवर्नमेंट जिस गवर्नमेंट ने उसको वहां प्राइम मिनिस्टर बनने दिया था नो डाउट देयर वाज नो अदर लीडर एट दैट टाइम इन जम्मू एंड कश्मीर जिसको बनाया जाता पर उसी को क्यों ही वही और उसकी दोस्ती नेहरू साहब की और शेख साहब की दोस्ती के तो चर्चे किए जाते हैं एक दोस्त अगले दोस्त को बिकॉज फॉर अ प्राइम मिनिस्टर कंट्री वाज मोर इंपॉर्टेंट देन हिज फ्रेंडशिप दैट इज व्हाई ही पुट हिम जेल बिकॉज ही सेंस्ड समथिंग एंड ही वाज briefed by his that time was establishment intelligence agencies that something is cooking and he is doing something hobnobbing with Pakistan so वहां से कुछ कर रहा है तो तभी उसको जेल में डाला गया था और उसी टाइम पे वो मिलिट्रेसी के छोटे छोटे इंसिडेंट शुरू हो गए थे एंड दैट लेड टू द वो पॉलिटिकल वैक्यूम की वजह से जो पॉलिटिकल ग्रे एरिया क्रिएट किया गया था हमारी जो मिलिटेंसी थी इट वाज नॉट रिलीजियस ड्रिवन अर्लियर ये मजहब को लेके स्टार्ट नहीं करी गई थी जो बाद में विच नोबडी अंडरस्टैंड्स हाउ दिस मिलिटेंसी इस मिलिटेंसी को रिलीजियस लेवल पे कैसे लिया गया था वो लोगों को समझ ही नहीं आया कि पाकिस्तान के इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इसको कैसे फ्रॉम एक पॉलिटिकल मूवमेंट से कन्वर्ट किया गया इनटू ए रिलीजियस फ्रीडम स्ट्रगल और जो अभी सारे लोग समझ रहे हैं पोस्ट 90s के बाद अभी भी अगर आप पढ़ोगे उसमें इस्लाम को इन्वॉल्व किया ही जाता है और लोग समझ ही लेते हैं कि इस्लामिक रेडिकलिज्म है क्योंकि चीजें 90s के बाद वैसे हुई अर्लियर इट वाज जेकेएलएफ एंड व्हेन जेकेएलएफ वाज फाइटिंग उनका क्या स्लोगन था बेसिक स्लोगन अब उनका ब्लैक एंड व्हाइट कभी मिला नहीं बट स्लोगन यही था ना कि हम इस पार भी लेंगे आजादी उस पार भी लेंगे आजादी तो जिस बंदे ने इस पार से भी लेंगे आजादी उस पार भी लेंगे आजादी को खत्म कैसे हुए वो जेकेएलएफ को तो फिर कोई सपोर्ट नहीं मिली वहां से when it comes to armed struggle then हिजबुल मुजाहिदीन came into existence चलो हिजबुल मुजाहिदीन जम्मू कश्मीर की लोकल ऑर्गेनाइजेशन बताई जाती है अगर वो लोग भी फिर सिंसियर होते यहाँ से सारा ग्रे एंड कंफ्यूज यहीं से दिख रहा है फिर लश्कर तैयबा को प्रमोट करने की क्या जरूरत थी जम्मू कश्मीर में फिर जैश ए मोहम्मद को क्या जरूरत थी बिकॉज दे टू वर नॉट सिंसियर दे टू वांटेड टू बी ग्रे बट ये एक स्ट्रेटेजी भी तो हो सकती है कि अगर आप 5 मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन या 5 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बना के रखो तो कुछ ना कुछ करते रहेंगे पर आप ये कह रहे हैं कि इनकी एक आपस में इनका एक बड़ा एरिया डिफाइंड था ये एक स्ट्रेटेजी के तहत काम कर रहे थे जहाँ तक इन टेररिस्ट ग्रुप्स की बात है तो मेरे को आपसे ये पूछना है कि जेकेएलएफ ख़त्म होती है या फिर काउंटर कर दी जाती है 90s अर्ली 90s में उसके बाद एक और डेडली फेज आता है अब इसमें मुझे आपसे ये समझना है कि क्या ये इतनी सीरियस चीज़ थी कि ये कश्मीरी पॉलिटिशियंस के बस के बाहर थी या कुछ ऐसे पॉलिटिशियंस थे जो उसको एक्टिवली प्रमोट कर रहे थे और एक्टिवली प्रमोट कर रहे थे तो आपने एक सरकारी नौकरियों पे बड़ा एक सवाल उठाया तो सरकारी नौकरियां भी काफ़ी लोगों को मिल रही थी अब तो ये क्या है ये आप थोड़ा आंसरिंग यू अगेन अब हम बता रहे हैं कि यार ये इतना इनके हाथ से नहीं थी जो चीज़ उनके हाथ में थी कंट्रोल में थी वो शेख साहब के टाइम पे जो जब वो जेल में थे थोड़े से थे छोटी लेवल पे मिलिटेंसी थी और इनका पर्पस था शेख साहब जेल में थे उसके प्रति गुस्सा हो कि हम सब ये करके शायद वो निकल जाएगा ठीक है बट उसके बाद
उसको पॉलिटिकली मिसयूज करा गया। हम्म, ठीक है, यू हैव एन मकबूल भट्ट हम्म, का उसको 86 में फांसी दी। अब उससे पहले भी ये ऑर्गेनाइजेशन जमात और जो इलेक्शन लड़ रहे थे उससे पहले भी लड़ रहे थे, कोई हम्म, 87 में तो हम्म, पहली बार लड़ नहीं रहे थे। हम्म, अब जब आपने ऐसी एक चीज तैयार करी जिस पे अब आपका कंट्रोल नहीं रहेगा, तो ऑब्वियसली कहाँ से रहेगा? आपने तैयार ही वो चीज करी कि जिसपे आपको कल कंट्रोल होना है ही नहीं। आप एक आइडिया पॉलिटिकली अपने हिसाब से सोच रहे हो कि मुझे पावर में रहने के लिए, मुझे एक स्टेट को दूसरे स्टेट को कंफ्यूज और ब्लैकमेल करने के लिए आई विल कीप इट अप सो दैट आई विल स्टे ऑन दिस चेयर फॉर अ लॉन्ग। हम्म, बट एक दिन जब ये आपके कंट्रोल के बाहर हो जाएगी तो ऑब्वियसली इट विल कम आफ्टर यू एज वेल ना। हम्म, सो दैट इज व्हाट हैपेंड इन कश्मीर। ओके। और 1986 में जो इलेक्शंस हुए उसके बाद ही हमने देखा कि 87। मिलिटेंसी शुरू होती है। क्या आपको लगता है, आपके पर्सपेक्टिव में, जो जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए थे उनमें ऐसा क्या हुआ था और वो क्या, किस लेवल पे उनमें गड़बड़ हुई जो लोगों ने डिसाइड कर लिया कि या फिर आईएसआई को एक मौका मिल गया कि एक हमें कि वो इंटरफेयर करें? तो 86 चुनावों को आप कैसा देखते हैं, अगर मैं आपका पर्सपेक्टिव जानना चाहूँ? से 87 में जो इलेक्शन रिगिंग बड़ा 87 इलेक्शंस में, 87 87 इलेक्शंस। 87 इलेक्शन में जो बड़ा पॉपुलर रिगिंग को रिस्पॉन्सिबल करा जाता है। जी। आई डोंट कंसिडर अ सिंगल इलेक्शन। मैं मेरे हिसाब से सिर्फ वो एक इलेक्शन इतना रिएक्टिव नहीं हो सकता तो आपकी इतनी लेवल पे विद इन अ ईयर मिलिटेंसी अरूज पे आ जाएगी। यस, दैट कैन बी एन अ फैक्टर। ओके। बट इसके जो सीड्स थे वो पहले से थे। यू हैव अ ओके। कश्मीर इन यूएन विद पाकिस्तान, यू हैव दिल्ली एग्रीमेंट, यू हैव शिमला एग्रीमेंट। आपके ये सारे एग्रीमेंट्स हैं तो कुछ तो था। उसको फारूक साहब ने अपने इलेक्शन में जो मतलब द ग्रे एरियाज, जो इंडो टॉक्स यही होते हैं कि फारूक साहब ने उस टाइम दिल्ली को ये ब्रीफ करा कि भैया अगर ये लोग इलेक्शन में हम इनको जीतने देंगे तो कश्मीर असेंबली विल कन्वर्ट इनटू पाकिस्तान असेंबली विच बिकेम एन काइंड ऑफ एन थ्रेट टू द इंडियन स्टेट। और जिसमें जिस लेवल पे अब हमने ये देखना है कि अगर हम स्टैटिस्टिक्स को देखेंगे, ऐसा नहीं है कि वो 90 की 90 सीटें लड़ रही थी। मफ तो 90 की 90 सीटें नहीं लड़ रही थी, और मफ के सारे सीट्स पे रिगिंग नहीं हुई थी। बहुत कम सीट्स पे रिगिंग हुई थी और उसका रिवेंज स्किल वो एक रिएक्शन था कि ठीक है अब हमारा पॉलिटिकली जो डेमोक्रेटिक स्पेस है उसको तो भाई खत्म कर दिया गया, यहाँ से हमारा कुछ नहीं होना है। सो दे वेंट, और उसका मुझे नहीं लगता वो इतने मतलब अच्छा एक उनका जिन्होंने भी उस टाइम वो डिसाइड कर लिया, जो उसमें क्योंकि लोकली हाजी ग्रुप जो है जेकेएलएफ का, हाँ जी, आप एक बार फुल फॉर्म अगर बताएंगे हमारे दर्शकों को तो ये वो जो हाजी ग्रुप बना था जिसमें आपके HAJY। एच एच फॉर फॉरगेट है। चलो वो हम उस पे चला देंगे, वो उस पे ग्राफिक्स लगा देंगे। ठीक ठीक है, ठीक है, कंटिन्यू करिए, कंटिन्यू करिए। हाजी ग्रुप, ठीक है, वो एडिट कर देंगे, कोई बात नहीं। एजाज इशफाक और यासीन ना। सो जो हाजी ग्रुप था वो जो इमर्ज हुआ था उस टाइम पे, तो जेकेएलएफ एग्जिस्टेंस में आ गई। फिर आप उसके बाद देखो, नाउ कमिंग टू दैट मिलिटेंसी भी कोई ऐसा नहीं था कि जिनका पूरा पर्पस था कि लिबरेट करना कश्मीर को, जम्मू एंड कश्मीर एक इंडिपेंडेंट हो, क्योंकि 5 साल में खत्म नहीं होता। 5 साल में आपके फर्स्ट फ्रॉम 1989 टू 1996 जेकेएलएफ खत्म, जेकेएलएफ की एग्जिस्टेंस खत्म। तो उसके बाद अगर पर्पस और रेजोल्यूशन यही होता कि हमने भाई जी इंडिपेंडेंस चाहिए, हमें इंडिपेंडेंट जम्मू एंड कश्मीर चाहिए, तो फिर आईएसआई या यहाँ की जो आप बोल रहे हो कि काउंटर करा गया, काउंटर वो पाकिस्तान से कराया गया है। ऐसा क्या था कि JKLF 4-5 साल में अपना एक्शन दिखा के बहुत डैमेजिंग एक्ट्स करके ये लोग बिल्कुल ठंडे हो गए, लेकिन जो हिजबुल मुजाहिदीन, जैश ए मोहम्मद, ये अभी तक कुछ ना कुछ तरीकों से ये लोग रेलेवेंट। यही क्योंकि जेकेएलएफ का जो पॉलिटिकल मोटिव था, जो वो था कि भाई हमें इंडिपेंडेंस चाहिए बट नॉट फ्रॉम इंडिया ओनली, वी वांट इंडिपेंडेंट जम्मू एंड कश्मीर फ्रॉम द बोथ साइड्स, ओके। बिकॉज दे कंसीडर दैट पार्ट आल्सो ऑक्यूपाइड एट दैट टाइम एंड दिस पार्ट, ये उनका थॉट था। ठीक। तो वो पाकिस्तान के इंटेलिजेंस एजेंसीज और पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट को अच्छा नहीं लगा। दैट इज व्हाई दे promoted one more organization, that is Hizbul Mujahideen, and rest is the history. Rest you have every group operated in Kashmir from 90s to till 2014-18 and still it continues. तो JKLF के साथ वही आइडियोलॉजिकल लड़ाई है। फिर जमात काइंड ऑफ एन एक्सट्रीमिज्म, जो हिजबुल मुजाहिदीन वाज काइंड ऑफ एन एक्सट्रीम ग्रुप कि जिनका सिंपल था कि आज़ादी बराए इस्लाम,
कि हमने जो आज़ादी चाहिए वो चाहिए किस लिए, इस्लाम के लिए। वी वांट टू एस्टेब्लिश इस्लामिक रूल इन जम्मू एंड कश्मीर। तो उसको प्रमोट किया गया। एंड यू नो, रिलीजन इज द बिगेस्ट ड्राइवर फॉर एनी एक्सट्रीम एक्टिंग। आप किसी और चीज के लिए शायद कंप्रोमाइज करो ना करो, बट व्हेन इट कम्स टू योर रिलीजन, लोग ड्राइव होते हैं। दिस पुल एंड पुश फैक्टर, बिगेस्ट पुल एंड पुश फैक्टर टुवर्ड्स एनी एक्सट्रीमिज्म इज रिलीजन। तो रिलीजन को ही यूज किया जाता। सो देन यू हैव। आसिफ भाई, एक सवाल मेरे को हिजबुल मुजाहिदीन पे भी समझना था। अब हिजबुल मुजाहिदीन वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है जमात इस्लामी, और ये बड़ा एंट्रेंच्ड, बड़े मजबूत रहे हैं जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर में। और ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया में भी है, पाकिस्तान में भी, और जमात इस्लामी कश्मीर भी एक अलग एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो आप मुझे थोड़ा ये समझाइए कि जब शुरुआत हुई मिलिटेंसी की, तो इसमें सबसे पहले JKLF आती है, जैसा हमने डिस्कस करा। और उस टाइम मैंने कहीं सुना था और कुछ जगह मैंने पढ़ा भी है कि जमात उस टाइम पे इन्वॉल्व नहीं थी। तो ये कुछ सालों बाद, इनफैक्ट ये मुझे पता लगा कि कुछ साल तक जमात को खुद नहीं पता था कि हमें क्या करना है। लेकिन एक वक्त के बाद उन्होंने हिजबुल मुजाहिदीन ऑर्गेनाइजेशन बना के फिर वो उन्होंने हथियार उठा लिए। तो ये कुछ इस पे आप बताना चाहेंगे कि कुछ इसमें हिस्ट्री है या? अगेन अब यही सवाल है कि हिजबुल मुजाहिदीन एंड जमात, जी। जो बहुत ही मतलब अक्सर बोला जाता है हाँ। कि हिजबुल मुजाहिदीन की जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो जी जमात इस्लामी। जी जी। इट्स नॉट ट्रू, इट्स क्योंकि इट इज नॉट ट्रू, आप कह रहे हैं? इट्स नॉट ट्रू कि वो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन अच्छा कभी उनकी थी नहीं। अच्छा बट अच्छा। कमिंग टू कि हाउ दे गॉट इन्वॉल्व ठीक इन है। इट, अर्लियर जब हिजबुल मुजाहिदीन को काउंटर करने के लिए लाया गया था, जेकेएलएफ को काउंटर करने के लिए, क्योंकि वो जो नैरेटिव बिल्डअप हो रहा था कि हमें हम्म इस पार भी लेंगे उस पार भी लेंगे, हम्म सो उस नैरेटिव को काउंटर करने के लिए हिजबुल मुजाहिदीन को आईएसआई ने खड़ा करने का सोचा और बनाई। और जिसके बारे में आपने बहुत बारी पढ़ा होगा कि इनकी जो पहली मीटिंग हुई थी पटन में थी, और उसमें पटन में। हाँ उसमें थे गिलानी साहब उस मीटिंग। अच्छा, ये कब हुई थी, किस साल के आसपास अर्ली बताइए? 90s में, अर्ली ठीक है, इन 90s। 90s बिफोर क्रिएशन ऑफ दिस मिलिटेंसी। तो जमात क्योंकि वो जमात के मेंबर थे, हाँ। जो शोरा के भी मेंबर थे, गिलानी साहब जमात इस्लामी के साथ एसोसिएटेड थे। जो मजलिस शोरा जमात इस्लामी का था वो इस बात के साथ नहीं था कि हम भाई इसमें इन्वॉल्व होंगे। तभी जो दो फैक्शंस उसके जमात के हुए, वन हु सपोर्टेड मिलिटेंसी हिजबुल मुजाहिदीन, और एक जो न्यूट्रल रहे, उन्होंने कहा कि हमारा रिलीजियस और पॉलिटिकल थी, हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, ठीक है, बट हम मिलिटेंसी को सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन जो एक बड़ा फैक्शन, जो दो फैक्शंस हुए, एक बेसिक जमात इस्लामी ऑर्गेनाइजेशन और दूसरे वो लोग जो जमात इस्लामी के मेंबर थे, शोरा के भी मेंबर थे, लेकिन वो हिजबुल मुजाहिदीन को सपोर्ट करने लगे, उनकी आइडियोलॉजीज को। क्योंकि मिलिटेंसी को आपने प्रमोट करना है, उसको बहुत नीचे लेवल तक लेके जाना है, तो ये आप बिना किसी लोकल सपोर्ट के कर ही नहीं सकते। सो हिजबुल मुजाहिदीन को जेकेएलएफ को काउंटर करने के लिए जो बड़ी एक इतनी ऑर्गेनाइजेशन बन गई थी, जो इनिशियली स्टार्ट हुई थी आज़ादी मूवमेंट की, बड़ी आर्मड रिबेल मूवमेंट की जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जेकेएलएफ थी, तो उसका काउंटर कैसे कर सकते थे? सो बिना जमात इस्लामी के सपोर्ट के या बिना किसी और ऑर्गेनाइजेशन के सपोर्ट के, तो जब जमात इस्लामी, बेसिक जमात इस्लामी उसके सपोर्ट में नहीं आई, तो आईएसआई ने जमात इस्लामी के भी दो टुकड़े करा दिए, और जमात तो खुद ब खुद ही इन्वॉल्व हो गई। क्योंकि आज मैं जमात में हूं और मैं ये तो कह नहीं रहा हूं कि मैं जमात इस्लामी की आइडियोलॉजी को फॉलो, आइडियोलॉजी में फॉलो वही कर रहा हूं, प्रमोट में वही चीजें कर रहा हूं, काम में वही कर रहा हूं, बट एट द सेम टाइम आई एम सपोर्टिंग मिलिटेंसी। दैट इज हाउ जमात का जो इंक्लिनेशन बोलो या एलिनेशन या उनका जो इन्वॉल्वमेंट हुआ है मिलिटेंसी का, दिस इज द स्टोरी। और एक मुझे एक बड़ा एक मेरा एक सवाल है कि जैसे जमात के लीडर हो गए मिस्टर गिलानी या फिर मीरवाइज हो गए, अब ये सब लोग तो एक तरीके से बहुत क्लियर अपना एक आइडियोलॉजी पेश करते थे कि जो थोड़ा सेपरेटिज्म की ओर थी, लेकिन उसी के साथ साथ ये पुलिस प्रोटेक्शन भी इंजॉय करते थे। तो अब उनको डर किससे था, उनको क्या खतरा था? ये एक मेरे को एक हमारा बड़ा सवाल था कि जब वही लोग वहाँ पे पॉलिटिकल डिस्कोर्स को डिफाइन करते थे तो भी डर किसको लगता था उनसे, और उनको क्यों इतनी पुलिस प्रोटेक्शन इस दी सवाल जाती का थी? जवाब शायद कश्मीर में किसी कॉमन पर्सन के पास नहीं होगा। दो ही लोग इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। एक अच्छा। जो पुलिस आज की डेट में मीरवैस साहब के पास पुलिस प्रोटेक्शन, बिकॉज वो उतने रेडिकल नहीं थे और जमात के लीडर नहीं थे और कभी अच्छा। जमात इस्लामी के साथ नहीं थे। गिलानी साहब जमात के लीडर पहले थे, जमात में थे, एमएलए भी जमात से ही रहे हैं, लेकिन उसके बाद जमात ने उसको डिसोन कर दिया। वो जमात इस्लामी के लीडर नहीं माने थे, हुर्रियत गिलानी फैक्शन के लीडर है। सो एक कंफ्यूजन यहाँ जो है, वो गिलानी साहब पहले एमएलए रहे थे, पेंशन भी तो बहुत लेट तक ले रहे थे,
एट द सेम टाइम दैट इज व्हाट द कंफ्यूजन ऑफ पॉलिटिक्स इज। यही तो मैं पूछना चाहता हूँ, ये तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो कंफ्यूजन और ये जो ग्रे एरिया है, ये क्रिएट किया। अब लीडर है जिसका आइडियोलॉजी की आपके हिसाब से बोल रहे हो, अपने आइडियोलॉजी को बड़ा मानते हैं, अपनी आइडियोलॉजी पे क्लियर थे, आप जिस स्टेट के खिलाफ बात कर रहे हो, लड़ रहे हो, उसी स्टेट की पुलिस प्रोटेक्शन में भी रह रहे हो, तो ये तो वही जवाब देंगे। या तो जम्मू कश्मीर पुलिस के जो लोग जो प्रोटेक्शन दे रहे थे, जो उनको कैटेगराइज कर रहे थे उन उतने सालों में, वो जवाब दे सकते हैं। सो दिस इज द कंफ्यूजन जो पॉलिटिकली करा गया है और बड़ा बनाया गया है। ठीक है, बड़ा बनाया गया। किसी ने सवाल पूछे, मैं किसी स्टेट के खिलाफ लड़ रहा हूं, उसी स्टेट की पुलिस मुझे प्रोटेक्ट कर रही है, मैं आर्मड मूवमेंट्स को प्रमोट कर रहा हूं, ठीक है, तो डर किससे है? प्रोटेक्ट मुझे इंडियन स्टेट की पुलिस कर रही है। दिस इज व्हाट द कंफ्यूजन, दिस इज व्हाट द ग्रे एरिया ऑफ कश्मीर पॉलिटिक्स इज। सो ये सवाल गिलानी साहब ने कभी नहीं इसका जवाब दिया कि भाई मैं तो इसी स्टेट के खिलाफ लड़ रहा हूँ, इसी मुल्क के खिलाफ लड़ रहा हूँ, लेकिन एंजॉइंग द प्रोटेक्शन ऑफ पुलिस, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ समटाइम्स। सो डर इनको किसी का नहीं था, जस्ट फॉर अ प्रोटोकॉल टू बी विद इन। अब मेरा अगला सवाल इसी से जुड़ता है कि कश्मीर की सिक्योरिटी जो इदारे देख रहे हैं, उसमें जेके पुलिस भी है, उसमें स्टेट आईबी भी है, उसमें आरएडब्ल्यू भी है, उसमें पैरामिलिट्रीज भी हैं, उसमें आर्मी भी है, मिलिट्री इंटेलिजेंस भी है। अब ये बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, तो क्या आपके अंडरस्टैंडिंग में इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो सबसे ज़्यादा जिसका इन्फ्लुएंस है हमारे कश्मीर की सिक्योरिटी इश्यूज पर, कश्मीर के सिक्योरिटी डिस्कोर्स पर? और ये पिछले अगर 20-30 सालों में हम देखें तो ये शुरुआत कैसे हुई और आज के टाइम पे किस ऑर्गेनाइजेशन का सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस है? से अर्ली 90s को तो हम पढ़ते हैं, समझते हैं, और जो लोग रहे हैं ड्यूरिंग दैट टाइम उन्होंने खुद भी किताबें लिखी है, कश्मीर पे लिखी है। अब आप अर्ली 90s की बात करेंगे, अगर आप सुनोगे कि एक पुलिस हेडक्वार्टर में एक इंसिडेंट हुआ था, पुलिस कंट्रोल रूम में, कि जहाँ पे पुलिस भी रिबेल होने की सोच रहे थे, फिर उनको बंद किया गया। और अगेन वंस दिस कंफ्यूज्ड पॉलिटिक्स, इट कंफ्यूज्ड एवरीवन, एंड फिर जो लोग इसको अंडरस्टैंड कर गए कि ये है क्या, उन्होंने अपने अपने हिसाब से उसको यूज किया। कश्मीर कन्फ्लिक्ट कभी कभी मैं सोचता हूँ ये पॉलिटिशियंस के लिए चेयर पावर, जम्मू कश्मीर पुलिस के लोगों के लिए प्रमोशन, और बाकी जो छोटे मोटे एक्टर्स हैं उनके लिए प्रमोशन, ये बिजनेस। एंड देन कन्फ्लिक्ट इकोनॉमी, सी द इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अर्ली 80s, कन्फ्लिक्ट से पहले। और कन्फ्लिक्ट अभी तो स्टेबिलिटी में इतने साल हो गए हैं कि उतना ज्यादा उस पीक पे जो चीजें हो रही थी हर साल, वो चीजें हो नहीं रही है। स्टिल हमारे जो 90% जो फंड्स है जो हमारे स्टेट कंज्यूम कर रही है, इट कम्स फ्रॉम द सेंटर। डिस्पाइट यू हैव रिसोर्सेज ओवर देयर, you have agriculture, you have forests, you have water, you have horticulture। आप इतने सारे एरियाज में बहुत ही ग्रो कर सकते थे, लेकिन ग्रोथ रेट क्या है? सो दिस इज हाउ दे ऑल खत्म भी नहीं करना चाहते थे, बट हाँ ठीक है खत्म हो रहा है, कर रहे हैं। हमारा मिलिटेंसी का ग्राफ में नंबर्स आते थे कि इस साल हमारे पास इतने एक्टिव है, और ये नंबर अगर आप 10 साल स्टडी करोगे 2005 से लेकर 2012-13 तक, हमेशा जो, अगर आप पुलिस के रिपोर्ट्स लास्ट 8-9 साल में, तो मैं ज़्यादा उतना ऑब्जर्व नहीं करता, ज़्यादा उसको फॉलो नहीं करता, मैं हमेशा देखे 300 से आगे बढ़ा नहीं, विद इन 300, बट फ्रॉम 180 टू 280, 180 टू 250 ये कंसिस्टेंट रहा है। तो मिलिटेंसी के खिलाफ लड़ भी रहे हैं, जी जी, लेकिन मिलिटेंसी खत्म नहीं हो रही है। ये सक्सेसफुल है कि ये अनसक्सेसफुल है, या फिर ये क्या चल रहा है? मतलब नहीं, ये वही तो मैं बता रहा हूँ कि दे वर सेइंग कि वी आर डीलिंग विद द मिलिटेंसी, हम तो मिलिटेंसी के साथ बड़ा डील कर रहे हैं, हम सक्सेसफुल है। नंबर्स डाउन आ रहे हैं, ठीक है, और नंबर्स डाउन आ रहे हैं, फिर आपका एक स्टेटमेंट आता है, एक साल आपका स्टेटमेंट आता है कि हमारा इतना खत्म होगा, फिर अगले साल वही कंसिस्टेंट कैसे रहे, और वो नंबर्स आ कैसे रहे, गिन कैसे रहे थे। मुझे आज तक नहीं समझ आया कि फॉरेन टेररिस्ट जो जम्मू कश्मीर में इन्फिल्ट्रेट करते हैं, उनकी काउंटिंग कहाँ से होती है? अगर हम उनकी काउंटिंग कर पाते हैं तो उन्हें मार क्यों नहीं पाए थे उतने सालों में? सोर्सेस तो बता देते होंगे कि ठीक है, सोर्सेस ठीक है, बट यू नो ना द प्रेजेंस, यू नो द प्रेजेंस, यू आर फाइटिंग देम। सो व्हाट वाज हैपनिंग? अभी आप पिछले 10 साल में काउंटिंग क्यों नहीं आ रही है? पिछले 2020 के बाद तो मैंने आज तक काउंटिंग सुनी नहीं कि इतने एक्टिव है, इतने एक्टिव है, इतने एक्टिव है, कभी नहीं सुना इतने एक्टिव है।
इंसिडेंट्स होते हैं, 10 दिन के बाद आपको पता चलता है कि भाई वो एलिमिनेट किया गया जो इसमें इन्वॉल्व था, ठीक है? और उससे पहले ये जो काउंटिंग का भी पैटर्न रहा, ये पैटर्न भी इसमें भी कहीं न कहीं इंटेलिजेंस के कुछ ऑफिसर, जम्मू कश्मीर पुलिस के लोकल लोग, फ्यू पॉलिटिशियंस जो सेपरेटिस्ट मेन स्ट्रीम में हॉबनॉबिंग जो चल रही थी, वो सबसे कंटिन्यूअसली रखा गया था ताकि पॉलिटिक्स भी चलता रहे, आप वो बाकी चीज़ें भी मैनेज भी कर लो, ठीक है, लोगों को डरा भी, चेयर्स पे भी रहो और इससे पैसा भी कमाओ। एक इसी से जुड़ा हुआ मुझे सवाल पूछना है। एक कुछ साल पहले की बात है, एक पुलिस ऑफिसर थे जो पकड़े गए थे कि उन पे इल्ज़ाम लगा था कि उनके टेररिस्ट्स के साथ लिंक्स हैं। आपको पता है मैं किन की बात कर रहा हूँ। बहुत खबर भी आई थी और ये भी कहा जाता था कि ये काफ़ी मतलब डीप नेटवर्क्स के ऑफिसर रहे। तो आपके अंडरस्टैंडिंग में ऐसा क्या था, मतलब ये कैसा एरिया था कि या वो पकड़े नहीं गए या इतने साल बाद पकड़े गए तो इतना सारा एक्सपोजर उनका हुआ? इस पे आपकी क्या राय है कि ये क्या हुआ होगा ये? पॉलिसीज चेंज होती है वक्त के साथ, जी, और हाउ यू डील टेररिज्म स्टेट्स के अलग अलग टाइम पे अलग अलग पॉलिसीज रहती है। जी। और जिसकी आप बात कर रहे हो, ही वाज द पर्सन की जिसने अफजल गुरु साहब, हाँ, अफजल गुरु को आइडेंटिफाई किया दैट ही इज, हाँ। एंड आप देख लीजिए कि वक्त ने बता दिया कि ही इज द पर्सन हु इज आल्सो इन्वॉल्वड इन मिलिटेंट एक्ट्स। अ पर्सन हु इज आइडेंटिफाइंग, हुँ, जो अरेस्ट कर रहा है द पर्सन हु इज इन्वॉल्वड इन द हुँ, पार्लियामेंट अटैक, हुँ, वही बंदा पकड़ा जाता है अलोंग विद द मिलिटेंट्स। वो मिलिटेंट भी जिंदा है और उसी की गाड़ी में पकड़ी जाती है। दिस इज नॉट द वन केस। हुँ, ये एक धर्मेंद्र को पकड़ा गया मिलिटेंट्स के साथ में। हुँ, अब ये बताओ कि बिकॉज ही वाज हिमसेल्फ accompanying द हुँ, मिलिटेंट्स, दैट्स व्हाई ही गॉट कॉट। हुँ, अब उससे बड़े जो इन्फ्लुएंशियल ऑफिसर्स होंगे हुँ, उसी ऑर्गेनाइजेशन के, जम्मू कश्मीर पुलिस के, जो इसमें इन्वॉल्व रहे होंगे, हुँ, तो उन्होंने कितना ही पैसा और कितना ही डैमेज किया होगा। हुँ, और यू हैव कि आपके पास एक वो 2007-8 में केस हुआ था, 2005 के बाद वो केस एक हुआ था, अनमार्क्ड ग्रेव्स। हुँ, उसमें किनको पकड़ा गया था? एक हुँ, पुलिस ऑफिसर्स ही तो पकड़े गए थे। 2 पुलिस ऑफिसर्स पकड़े गए थे जो किसी को भी टेररिस्ट बता के मार देते थे और फिर हुँ, उसको बता देते एफटी है कहीं, दफना देते थे, उनकी हुँ, प्रमोशनें होती थी। मैं वही तो हुँ, बताया, हुँ, जिस कन्फ्लिक्ट मेन स्ट्रीम के लिए चीयर, सेपरेटिस्ट्स के लिए हुँ, अपना हुँ, पीआर और हुँ, उनका स्टैचर, हुँ, पुलिस के लिए प्रमोशन। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। अगर आज की डेट में भी आप देखोगे, जम्मू कश्मीर पुलिस से ज्यादा रेस्पेक्ट जो हाँ है एज एन पैरामिलिट्री आर्मी फोर्सेस, इंडियन आर्मी को इंडियन आर्मी की लोग रिस्पेक्ट। रेस्पेक्ट उनकी ज्यादा करते हैं एज हुँ, कंपेयर टू जम्मू कश्मीर पुलिस। जम्मू कश्मीर पुलिस में ऐसे ऑफिसर्स रहे हैं यार, ये हिस्ट्री है, ये कोई मैं नहीं बता रहा हूँ, ये आपको दुनिया भर के जर्नलिस्ट, दुनिया भर के ऑथर्स जिन्हें लिखा है, हुँ, उनने कहीं ना कहीं इनका रोल दिखाया है कि हाँ ये सपोर्ट कर रहे थे, सपोर्ट भी कर रहे थे, वो भी कर रहे थे। अभी आप देखो कि वहाँ जम्मू कश्मीर पुलिस के कितने ऑफिसर्स, कितने लोगों को निकाला गया, हुँ, मतलब ऑफिसर्स ने अब छोटे छोटे लोगों को निकाल ही रहे हुँ, हैं, हुँ, कांस्टेबल्स को, कि गवर्नर साहब के ऑर्डर्स आते हैं। सो इस कन्फ्लिक्ट ने ऐसे ही हर चीज में इंक्लूड कर दिए, आपके बिजनेसेस वहां खत्म हुए। तो ये कोई क्रॉस चेक नहीं होता इसमें कि कितने लोगों को सरकारी नौकरी दी गई कि उनको ये नौबत आ गई कि इतने बड़े नंबर्स में इनको निकालना पड़ा? तो ये वो क्रॉस चेक करता कौन? जब आपका बैठा हुआ वहां पे जो स्टेट रन कर रहे थे, जी। दे देमसेल्व्स, उनको ये फायदा बेनिफिट कर रहा है, इट इज बेनिफिटिंग देम। हुँ, तो वो क्रॉस चेक क्यों करेंगे? चलो आपके 2 लोग को भाई नौकरी लग गई, हुँ, हुँ, ठीक है, हमारे 10 लोगों को आप कुछ नहीं करना, हुँ, ठीक है, यहाँ नहीं वहां करना, ठीक है। अब बायकॉट पॉलिटिक्स का कंसेप्ट 96 के 90s के बाद जो इलेक्शन हुए 96 में, तो हुँ, हुँ, बायकॉट पॉलिटिक्स तो तभी शुरू हुई ना। हुँ, तो बायकॉट पॉलिटिक्स किसी न किसी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी को तो बेनिफिट कर रही थी, हुँ, हुँ, और बेनिफिट तो किसी नेशनल पार्टी को तो नहीं कर रही थी, तो रीजनल पार्टीज को ही तो कर रही थी। ठीक, सो व्हेन इट बेनिफिट्स यू, ठीक। तो आप इसको खत्म क्यों करना चाहोगे? मेरा एक आपसे मैं कुछ आखिरी सवालों की ओर आता हूँ। कश्मीर में प्रॉब्लम को डील करने के लिए 2 मेन अप्रोचेस को हमने देखा। एक था कुछ साल पहले तक जिसको कहते थे दुल्लत मॉडल, और दुल्लत साहब ने किताब भी लिखी कि अगर हम कश्मीरी पॉलिटिशियंस को हम अपनी तरफ लाने के लिए हमें कुछ पैसा देना पड़े, हमें उनको अपनी तरफ लाने के लिए कुछ सॉफ्ट
या फिर बिलो द टेबल ये सब चीज़ों का अप्रोच करना पड़े, तो ये कुछ चीज़ों को मैनेज कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक नया मॉडल निकल के आता है जिसमें एक मुख्य भूमिका हमारे सर्विंग नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डोवल साहब की रहती है, जो एक थोड़ा डिफरेंट अप्रोच लेता है। तो हम शुरू करते हैं दुल्लत मॉडल से कि ये इसका प्लस पॉइंट क्या रहा है, क्या वाकई में ये सक्सेसफुल रहा है, और इसके फेलियर्स क्या रहे हैं, क्या इसने मिलिटेंसी को बढ़ावा दिया है, क्या इसने एक नई क्लास को जन्म दिया जो सिर्फ और सिर्फ एक्सट्रैक्ट भी कर लेते हैं फिर ब्लैकमेल भी करते हैं। तो ये आप अगर मुझे थोड़ा समझाएंगे कि हाउ डिड दुल्लत डॉक्ट्रिन इम्पैक्ट द कश्मीरी पॉलिटिकल डिस्कोर्स। अगेन दुलत साहब ने किताब लिखी है, जी। आपने पढ़ी, मैंने भी पढ़ी, ठीक है। हाँ। उसमें एक पीपल सी इट एज एन एक्सपोजे ऑफ दैट, जी। जो ठीक है, सम मुझे लगता है उसके वो 10 ओवर से ज़्यादा जो डैमेज जो अचीव उसके बुक लिखने ने कश्मीर पॉलिटिक्स में किया, हम्म। वो जो उसका 10 ओवर रहा होगा शायद उस टाइम पे उतना इम्पैक्टफुल नहीं रहा होगा, अच्छा। क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट में जब आप पैसा डालोगे, हम्म। अ, ये एक बिजनेस बनेगा, बिकॉज इट विल बेनिफिट यू। ये आपको, आप कुर्सी भी दे रहे हो, आप मुझे सिक्योरिटी भी दे रहे हो, आप मुझे पैसा भी दे रहे हो, ठीक है, to manage certain things, so you are managing, maybe that time circumstances, militancy ज़्यादा राइज पे थी, हर जगह पे militancy थी, that was the better way as per हम्म। Dullat Saab to deal that, but was it handled effectively in 90s हम्म। when Dullat Saab was there as a JDIB, or either there was some confusion in the central government because सरकार भी उतनी stable नहीं थी, हम्म। ठीक है, you have VP Singh's government not sustained for a long, then हम्म। you have another government at that time, so उस टाइम आपको शायद यहाँ political situation भी वैसी नहीं थी जो आप उसको effectively handle करें। was it handled effectively? हम्म। क्योंकि ये जो एरिया, ये कभी इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को क्यों कोई पॉलिटिशियन बताता कि यहाँ पे हम ऐसा बीज बो रहे हैं, तो आप ही कह रहे हैं ठीक कि है। इंटेलिजेंस ऑफिस को भी मिसलीड करा गया। मे बी बिकॉज यू हैव नो, आज की जो कम्युनिकेशन, वेज ऑफ कम्युनिकेशन, दैट टाइम्स वे ऑफ कम्युनिकेशन, बट उससे दुलत साहब मे बी इम्पैक्टफुल रहे होंगे टू मैनेज द मिलिटेंसी। बट उनका अपना भी तो उनका, एक इंटेलिजेंस का अपना स्ट्रक्चर भी तो हाँ, होता है वो जो। वो वो हाँ। वही बता, वो शायद उसमें लिखे भी नहीं है, हाँ। ठीक है, कि वो अपना जो बताए कि ही एंगेज्ड विद द कश्मीरी पॉलिटिक्स हम्म। सेपरेटिस्ट्स टू कंटेन दैट मिलिटेंसी, उसने हम्म। मैनेज करी होगी, हम्म। बट उसका एंड नहीं हो, तो उससे रिजल्ट क्या हुआ, हम्म। व्हाट वाज द एंड रिजल्ट फ्रॉम 90s टिल 2002, हम्म। लेट अस मार्क इट एज एन दुल्लत डॉक्ट्रिन। हम्म। तो उसमें अचीव क्या किया दुल्लत साहब, उसमें कश्मीर में बदला क्या? हम्म। आई डोंट सी थिंग्स चेंजिंग इन दैट स्केल, जो बदलनी होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, आपका सबका पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट बना रहा, हम्म। यू हैव सेपरेटिस्ट्स देयर, you have separate politics of separatism there, you have politics of, you have then terrorist organizations very much active, numbers in high, then you have mainstream limited to हम्म। one particular family, that is Abdullah's, ठीक है, which as per my analysis हम्म। I consider them is सबसे बड़ा डिजास्टर जो है, नॉट जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस एज एन आइडियोलॉजी, इफ यू रीड दैट, हम्म। but as a family they choose share over their own ideology, हम्म। they choose every means हम्म। to achieve the power। कश्मीर में क्या होता है क्या नहीं होता है डजंट केयर, हम्म। ठीक है, इवन नाउ तो दैट फिर यू ये यू इलेक्शन कैसे जीत जाते हैं अगर बात। इलेक्शन जीतना इज जी। समथिंग डिफरेंट। ठीक। राइट नाउ यू हैव अभी वाला जो इलेक्शन जो जीता है उमर हम्म। अब्दुल्ला साहब, इतनी जो एक सेंस ऑफ ये था लोगों में कि इनकी पार्टी बड़ी स्ट्रांग है, एंड हम्म। उमर अब्दुल्ला साहब के जो स्पीच थे, पीपल वर थिंकिंग कि ही माइट हैव सेंस्ड समथिंग, नाउ ही माइट हैव फेल्ट समथिंग बिकॉज़ ही हम्म। वाज पुट इन जेल। हम्म। ये पुराने उमर साहब नहीं होंगे, हम्म। बट ही प्रूव्ड एवरीबडी रॉन्ग। अच्छा। कि जो उसका आज तो शायद मुझे लग रहा है खुद ही पछता रहा हो कि वही पुट दैट थिंग्स इन मैनिफेस्टो, उसने वो मैनिफेस्टो बना ही क्यों था, हम्म। ठीक है। तो लोगों को लगा, और सेकंडली देयर वाज नो अदर पार्टी व्हिच हैज अ स्ट्रेंथ, हर पार्टी को तोड़ा मरोड़ा ये सब करके एक पॉलिटिकल टोटल इंस्टेबिलिटी थी, डिफरेंट सिचुएशन, इनकी पार्टी थोड़ा स्टेबल थी और रही। हम्म। हम्म। नाउ नेक्स्ट इलेक्शन वी विल सी हाँ कहाँ से जीतेंगे। सो दैट इज हाउ, वही किया है हम्म। इन्होंने कि इलेक्शन से पहले ही स्पोक अबाउट ऑटोनॉमी, ही हम्म। स्पोक अबाउट 370, ही स्पोक अबाउट पॉलिटिकल प्रेशर, स्पोक अबाउट कि जो लोग जेलों में हैं बाहर उनको मैं वापस लेके आऊंगा। हम्म। मैं बाकी सारे, मैं वेलफेयर की बात ही नहीं करूँ, पॉलिटिकल जो बातें हैं, हम्म। और लोगों को लगा शायद ही विल बी मोर एग्रेसिव वंस ही विल बी, क्योंकि आपको पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के लिए डंडे जरूरी तो नहीं चाहिए, ये बात ही तो करनी है, डायलॉग ही तो करना है, हम्म। मनाना ही तो है हम्म। कि भैया मुझे ये चीज चाहिए, ये चीज चाहिए, इससे मेरा ये ठीक होगा। यू हैव टू
गिव एंड टेक, यू हैव टू एश्योर समबडी कि यार ये इससे ये चीजें होगी, आपको तो अंडरस्टैंड ही कराना है ना। अगर पावर दे के आप नहीं करोगे तो पावर में रह के बाहर क्या करोगे? पावर में रह के तो वही इंस्टेबिलिटी क्रिएट करोगे कि आज आप पावर में नहीं है तो मिलिटेंसी को ठेस करा दो। ठीक ठीक है, सपोर्ट द फ्रिंज एलिमेंट्स, मेक देम अप सो दैट कि अगला वाला वही हुआ है। 2010 इज देयर एंड 2016 इज देयर, और दोनों को अगर अच्छे से स्टडी करोगे, दोनों इंसिडेंट्स में पॉलिटिक्स बहुत हाईली एंड ह्यूजली इन्वॉल्व होती है। देन यू हैव अ रोल ऑफ अदर फ्रिंज एलिमेंट्स, देन यू हैव रोल ऑफ डिफरेंट पीपल, बट यहाँ अगर आप देखोगे फॉर पावर एनीथिंग, ठीक। यही हुआ है फ्रॉम 47 टिल अभी भी वही हो रहा है। तो अभी आपको लग रहा है कि कुछ डिसिसिव बदलाव आए हैं? अभी डिसिसिव बदलाव ये है कि यू डोंट हैव राइजिंग काइंड ऑफ, मतलब इफ यू स्टार्ट डिफाइन टेरर, तो वो वाला वो जो आपको अभी जो लीथल टेररिज्म वो टेररिज्म नहीं है। हाँ। अभी आपका जो है सोच है, शायद लोगों में बदलाव आ रहा है कि दे आर मूविंग फ्रॉम दैट politics of separatism towards politics of development and empowerment. Yes, there is different politics now. People are much more concerned about their political identity, political rights, empowerment. Not that. और इस सिनेरियो में अभी आपके अंडरस्टैंडिंग में क्या आईएसआई एक्टिव है कश्मीर में, और किस लेवल तक? ISI is active. ISI has been active since their creation in Kashmir. Kashmir is the laboratory for them. ठीक है. So उस लेवल पे वो पेनिट्रेट नहीं कर पाए। जो लोकल सपोर्ट पहले मिल रही थी, वो लोकल सपोर्ट बेस है ही नहीं। यू सी नाउ द फैमिली मेंबर्स ऑफ द पीपल हु यूज्ड टू बी द फ्लैग बेरर्स ऑफ सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी, सेपरेटिज्म, फ्रीडम स्ट्रगल, वो अखबारों में आके माफिया मांग रहे हैं। ठीक है ना? अगर उनकी फैमिलीज पे ये इम्पैक्ट है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है, ये सोच है, या फॉर सम अदर रीजंस, इट गिव्स अ वेरी गुड मैसेज इन द पब्लिक। देखो, जो लोग इस आइडियोलॉजी को प्रमोट कर रहे थे, उनके ही मतलब जनरेशन, उनके ही घर के बच्चे ठीक अब उस आइडियोलॉजी पे बिलीव नहीं करते। सो ईदर दे आर रॉन्ग, और इनके जो फोर फादर्स है वो रॉन्ग थे। सो इट इज गुड फॉर अस पीपल लाइक अस who preach peace, who are there, who were anti separatism, anti terrorism. ठीक है, बाकी political empowerment की we talk about political, I need political empowerment, every Kashmiri and every citizen of this country needs a political empowerment, but हमारे लिए ये अच्छा हो रहा है। we see it happening better। तभी मैं दुलत साहब को तो उतना मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने कुछ नहीं करा होगा, करा तो उन्होंने भी कुछ होगा, बट एंड रिजल्ट क्या था? एक मेरा बड़ा क्यूरियस सा मेरा सवाल है कि शैला राशिद नाम की एक एक्टिविस्ट थी, तो बहुत इंडियन स्टेट के खिलाफ बोला करती थी। ऐसा क्या हुआ कि वो एकदम, और ये रातों रात कुछ ऐसा हुआ कि आपके अंडरस्टैंडिंग में? नहीं, शैला ठीक, मैं नथिंग पर्सनल अगेंस्ट हर, लेकिन शैला के लिए तो मैं एक बात तो जरूर है, शी वाज स्पीकिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट। शी वाज नॉट promoting separatism or separatist ideology. Okay. She was in a left. She was in. She was with left ideology. She was ऐसा, वहां से वो थी। नहीं, मोटा मोटी फिर भी मेरा मानना है कि कन्हैया कुमार उतना नहीं बदले, पार्टी बदल ली उन्होंने, लेकिन शैला का हमें लगता है कि पूरा ऐसा है कि नहीं, शैला का आइडियोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ नहीं हुआ, हुआ या करवाया गया या कुछ हुआ नहीं हुआ, वो मुझे नहीं पता। बिकॉज मैं शैला को उसके बाद, जब से उसका मतलब दैट ट्रांसफॉर्मेशन, दैट फेज की प्रो गवर्नमेंट, प्रो एस्टेब्लिशमेंट, प्रो मोदी, ठीक है, वो जब हुआ, वो कितना आइडियोलॉजिकल उसका बदला, या उसके सर्कमस्टेंसेस थी या मजबूरी थी, क्योंकि शैला इतनी बड़ी लीडर तो नहीं थी, किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं थी। उसको उसके लिए पॉलिटिक्स, आई थिंक द फर्स्ट जेन लड़की थी, फीमेल थी, तो वो शुरू हुई। उसके बैक एंड में उतना मुझे नहीं लगता कि इतना सपोर्ट भी था कि भाई 10-15 लीडर उसके साथ में खड़े थे, ठीक है। और फिर उसके साथ जो FIRs, UAPA, बाकी सब चीजें हो रही थी, एंड वो ट्रांसफॉर्मेशन उतना ज्यादा मुझे बदलाव नहीं लग रहा है कि मुझे तो वो बदलाव लग रहा है अच्छा है कि जहाँ गिलानी साहब की नीस माफी मांग रही है, जहाँ किसी और सेपरेटिस्ट लीडर की बीवी बाई वो माफी मांग रहे हैं कि भाई हमारा, हाँ, और ये लिखना कि हमारा गिलानी साहब और गिलानी साहब की आइडियोलॉजी के साथ कुछ नहीं है, ठीक है, और जिसके फादर की डेथ जेल में हुई हो, ये ट्रांसफॉर्मेशन आप बताओ। दिस इज द, और उस पर कोई FIR नहीं था,
शैला पे फिर भी बाकी चीजें और उसकी पर्सनल लाइफ, उसका शैला, आई डोंट नो इफ शी हैज अ ब्रदर, उसका भाई भी शायद नहीं है, हम्म, अपना मुझे वो पता नहीं है, बट वो ट्रांसफॉर्मेशन ही कितना है। ठीक। उससे बड़ा बदलाव तो उमर साहब का है हम्म, कि बिफोर इलेक्शंस उमर अब्दुल्ला साहब कंप्लीटली प्रो कश्मीरी, द हम्म, फर्स्ट क्वेश्चन अबाउट शेख अब्दुल्ला यू आस्क्ड मी, हम्म, हाइपिंग कश्मीरी नेशनलिज्म, हम्म, एंड नाउ earlier saying that he will be the advocate for the prisoners who are outside, who are lodged in the jails outside Jammu and Kashmir। आज वही कह रहे हैं, उसके मिनिस्टर का स्टेटमेंट है कि भाई इस बंदे पे यूएपीए एफआईआर है, ये क्यों बाहर है? हम्म, मतलब जिसको बेल मिला है सुप्रीम हम्म, कोर्ट से, जस्ट वो बात कर रहा है, ही इज एमएलए ओवर देयर, वो बात कर रहा है, तो उसके मिनिस्टर एनॉय ये हो रहे हैं कि भाई इसको भी लेके उधर ही यूएपीए में डाल दो, क्योंकि हम्म, हमारे खिलाफ इतनी टॉलरेंस तो है ही नहीं। हम्म, सो वो ट्रांसफॉर्मेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक। मैं बस, मेरे आखिरी दो सवाल हैं, छोटे दो सवाल हैं मेरे। अगर हम फारूक अब्दुल्ला साहब की बात करें तो एक तरफ तो सेंटर को लेके बड़ी कड़ी लाइन लेते हैं जब पावर में नहीं होते हैं, लेकिन इसी के साथ साथ कभी कभी वो माता के जगराते में भी जा रहे होते हैं। तो वो ऐसा सब करते हैं ये दिखाने के लिए कि भाई मैं तो पार्ट में ही हूँ, लेकिन जब बुरा मान जाते हैं तो बड़ी एज बातें भी। मैं इसका फारूक, तो वही तो मैंने कहा ना, इस जी, अभी मैंने एक ही लाइन हाँ, में, एक हाँ, सेंटेंस में आपको जी, इतना जी, बताया था कि व्हाट, एज पर माय एनालिसिस आई सी द बिगेस्ट डिजास्टर फॉर जम्मू एंड कश्मीर हम्म, एंड जम्मू एंड कश्मीर एज अ स्टेट, इट इज अ फैमिली, इट इज अब्दुल्ला फैमिली। ठीक। नाउ कमिंग टू फारूक साहब, फारूक साहब एज अ ह्यूमन बीइंग इज अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, हम्म, ठीक है, बड़े ही चार्मिंग पर्सन है, हम्म, बट कमिंग टू पॉलिटिक्स, दिस इज ठीक। व्हाट दे हैव डन, दैट इज हाउ दे क्रिएटेड द ग्रे एरिया। आज वो क्या डरा रहे हैं? आज वो डरा रहे हैं कि भाई वो डर की राजनीति हम्म, हमेशा, पहले कांग्रेस को भी उनने इसी ही हम्म, गालियां दी है। एनसी एज अ पार्टी जब ये इलेक्शन लड़े हैं, शेख अब्दुल्ला का एरा से पहले भी हम्म, इन्होंने कांग्रेस को गालियां दी थी वहां ठीक पे। है। और आज ये क्या कर रहे हैं? आज ये बीजेपी को गालियां दे रहे हैं कि जो हम्म, भी बंदा उसको बोल रहे हैं बीजेपी का एजेंट है, लाइक अनटचेबल बनाना, हम्म, बट एट द सेम टाइम दे वर पार्ट ऑफ बीजेपी ठीक है। गवर्नमेंट। ठीक, ठीक, सो ठीक, ठीक। ये तो इनका चलता ही रहा है। सो दीज आर द कंफ्यूजन व्हिच हम्म, कॉमन पीपल, इट टेक्स टाइम टू अंडरस्टैंड, उनको टाइम लगता है ये समझने के लिए। इट्स अ पॉलिटिकल ट्रेजेडी कश्मीर, मैं मानता हूं कि एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल ट्रेजेडी थी, जिसको फिर एक धंधा बनाया गया और उसके बाद हर एक ने बनाया, नॉट ओनली ठीक। वन पर्सन, नॉट ओनली मेन स्ट्रीम, एवरी पर्सन। अरे ठीक है, मेरा एक आखिरी क्वेश्चन है आसिफ भाई कि अगर एक ऐसी अप्रोच ली जाए कश्मीर पे जिसमें लोगों को साथ लेके सेंटर स्टेट का बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन हो, तो ये हमेशा ये जो हार्ट्स एंड माइंड्स वाली बात होती है या फिर सॉफ्ट पावर अप्रोचेस की बात होती है, तो क्या जो एक ब्रॉडर पीआर मशीनरी, ब्रॉडर जो एक इंफॉर्मेशन के लेवल पे कुछ काम होना चाहिए कि ऐसा क्या है जिसमें कुछ जो लास्ट रिमेनिंग चीज़ें हैं वो। मुझे लगता है लास्ट में से यू नीड टू, मतलब शो दैट यस यू बिलोंग्स टू अस, हम्म, आप उतने ही पार्ट हो जितना बाकी कोई पार्ट है हम्म, ऑफ दिस country and the system. हम्म, Secondly, you need to empower a common Kashmiri हम्म, politically, ठीक है, political empowerment is very important, हम्म, क्योंकि उधर में political rights, ठीक है ना, जो हर citizen का right ही है इस देश में, instead of relying on these 2-3 politicians in Kashmir, और particularly these Abdullahs, मैं कह रहा हूँ जिस दिन अब्दुल्ला जाएंगे उस दिन कश्मीर में सारी चीज़ें हम्म, ठीक हो जाएंगी। The day this NC will go, uh, they have done a lot of damage, and they are the people who are responsible to push the people to the walls। हम्म, आज आपके पास ऑप्शन क्या है? आज इनके खिलाफ अगर इनके पास पुलिस होती, हम्म, इनने बहुत सारे, मतलब मुझे लगता है बहुत सारे आपको लोग मिलते हैं, हजारों पीएसए जो अर्लियर हम्म, इनका हिस्ट्री रहा है, वही होता हम्म, कि भाई आपने बोला इलेक्शन में हम ये करेंगे, अब आपको कोई वो सवाल पूछ रहा है, अब आपको वही अच्छा नहीं लग रहा है जो आप खुद बोले, ठीक है ना। मैं परसों एक पॉडकास्ट में देखूँ, सवाल मेरे से गुस्सा करके, यार आप कुछ नहीं करा सकते हो, ठीक हम्म, है, गुस्सा कोई कर ही नहीं रहा है, सवाल पूछ रहे हैं कि भाई आप वो करो जो आपने बोला, हम्म, और वो करो जिससे लार्जर बेनिफिट होगा सोसाइटी का, जम्मू कश्मीर का, ठीक है। ठीक। बट नो, बट दे वांट कि भाई ठीक है, चले, ठीक। हमारा टाइम निकल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आसिफ भाई, और आपने हमें ऐसी कहानियां सुनाई जो इन ग्रे एरियाज को बहुत अच्छे से दिखाती हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको कश्मीर पे एक नई एक पर्सपेक्टिव इस चीज़ पे मिलेगी। शुक्रिया, मैंने कोशिश तो यही करी कि एक वो जो नॉर्मल फीलिंग्स है जो आम लोगों को
शायद समझ है और बोल नहीं पा रहे हैं, रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे। बाकी हिस्ट्री कश्मीर की है, वो सब लिखी हुई है, सब जी। पढ़ते हैं, सब लोगों को सारी चीज़ें पता है। So, मैं अपने हिसाब से कोशिश करा है कि एक नॉर्मल जो कॉमन इंसान का वर्जन है, जो वो समझते हैं और जो उनको समझना ज़रूरी, सही। ठीक है, मैं वो कोशिश करा। शुक्रिया। थैंक यू।